Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. I hope you all are doing well. और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है आपके एग्ज़ाम्स की, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ DT+B TGT सोशल साइंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ, और मैं उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा रही हूँ, सो दैट कि जो क्वेश्चन आया है, अगर सबसे पहले तो आपको सिलेबस एक बार आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आपने 6 से लेके 10th तक, मैं तो आपको बोलूँगी कि आपने 12th तक की NCERT पढ़ी हो, और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो फिर आपके लिए तो सही है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और इसके बाद क्या है कि लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कौन सा हमारे इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसीलिए इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है या फिर उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। और ये पेपर हमारा हुआ था 16 अक्टूबर 2018 को, और शिफ्ट सेकंड का पेपर है ये, और ये वीडियो 4th पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज का क्या है, 4th और लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज के हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर दैट इज 61। व्हाट डज मीन्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या आपने परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में सुना है? PPP पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। PPP कन्वर्जन फैक्टर इज the number of unit of country's currency required to buy the same amount of goods and service in the domestic market that a US dollar would buy in United States। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे कि एक कोई करेंसी है आपकी कंट्री की, उसकी कंपैरिजन किससे की जा रही है? US डॉलर से की जा रही है, और बोला जा रहा है कि एक प्रोडक्ट आपके मार्केट में कितना का मिल रहा है और वही प्रोडक्ट US में कितने का मिल रहा है। लेट्स सपोज अगर आपको क्या करना है, एक बर्गर परचेज़ करना है, आपकी करेंसी, उसके बाद आपका कंपेयर करना है US से, ठीक है। तो आपके कंट्री में बर्गर कितने का मिलता है और उसी को US में कितने डॉलर का हम परचेज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा PPP एक्सचेंज फैक्टर इज़ द कंट्रीज इफेक्टिव करेंसी टू बाय द गुड्स इन द नेबरिंग कंट्री। ये या फिर ये होता है कि आपकी करेंसी को बताता है कि आप उस करेंसी में कैसे सामान को परचेज़ कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो आप अदर कंट्रीज़ को, ठीक है, मतलब दूसरे कंट्री को। फिर PPP कन्वर्जन फैक्टर इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंट्रीज करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स सर्विस इन द फॉरेन मार्केट। या फिर ये आपको क्या है कि आपकी यूनिट ऑफ जो करेंसी है कितनी आप यूज़ कर रहे हो सेम अमाउंट को बाय करने में, यानी सेम अमाउंट है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का इन फॉरेन कंट्री, यानी किसी बाहर कंट्री में। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ये क्या कह रहा है? PPP एक्सचेंज फैक्टर इज़ द कंट्रीज इफेक्टिव करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय गुड्स इन फॉरेन मार्केट दैट US डॉलर वुड बाय इन यूनाइटेड स्टेट। तो इसमें ये बोल रहा है कि आप जो कंट्री की एफिशिएंसी, मतलब सारा लेना देना क्या है इसका, आपके करेंसी से ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी है कि क्रय शक्ति क्षमता PPP के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या था हमारा? PPP रूपांतर कारक किसी देश की मुद्रा की इकाइयों की संख्या है जो घरेलू बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की समान मात्रा को खरीदने के लिए आवश्यक है, जो $1 अमेरिकी डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका में खरीदेगा, ठीक है। आई होप क्लियर इतना। तो PPP हमारा होता है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कॉस्ट है, जैसे आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सैंडविच क्या हो सकता है, डिफ़र हो सकता है हमारे US में और हमारे इंडिया में, ठीक है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब सैंडविच कॉस्ट हो रहा है हमारे 200 रुपीज़ इन इंडिया में, ठीक है, मतलब 200 रुपये का है वो, एंड $5 इन यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में कितना है, उसी सैंडविच का प्राइस कितना है, $5 है, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन हम नहीं कर सकते क्योंकि 2000 रुपये और $5, और आपको पता है कि $1 इक्वल्स टू कुछ रुपए होते हैं, तो हमें उस डॉलर की वैल्यू सबसे पहले रुपीज़ में निकालनी है, फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि कंपैरिजन जो हम करते हैं वो सेम वैल्यूज़ में करते हैं, या तो फिर हमारे रुपीज़ को आप डॉलर में कन्वर्ट कर लो या फिर डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, देन क्या होगा, हमारा कंपैरिजन होगा। फिर उसके बाद क्या है,
देन PPP एक्सचेंज रेट $1 to ₹1। अब लेट सपोज इसमें बोला गया है कि जैसे कि अगर देख लो कि $1 किसके बराबर है, 40 रुपये के बराबर है, ठीक है। सो मार्केट क्या हो जाएगा हमारा, शुड बी ₹40 फॉर $1। हाउएवर द एक्चुअल मार्केट एक्सचेंज रेट इज, जबकि हमारा एक्चुअल कितना है, 80 के आसपास है। आपको पता है कि 80-90 के आसपास डॉलर का प्राइस चल रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। आप एक बार गूगल करके देख लेंगे कि अभी मार्केट में हमारा $1 कितने रुपीज़ के बराबर चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा अकॉर्डिंग, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी ₹40 INR इक्वल टू $1। और एक्चुअल एक्सचेंज रेट कितना है हमारा, ₹80 $1 है। बेस्ड ऑन PPP, मतलब अब आप देखो ध्यान से कि अगर वो $1 है और ये 40 रुपये के बराबर है, तब क्या होगा, सेम होगा। लेकिन एक्चुअल कितना चल रहा है, ₹80 के बराबर चल रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि वो जो सामान है वो US में महंगा मिल रहा है, हमारे इंडिया में क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। क्योंकि अगर हम $डॉलर की वैल्यू 40 करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि 40 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 200 होगा। लेकिन एक्चुअल प्राइस 80+ चल रहा है, तो US में क्या है, वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया के कंपैरिजन में क्या है, महंगा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है, कैसे निकलता है, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी 1 और 2 को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स इन करेंसी 1 और कॉस्ट ऑफ गुड इन करेंसी 2। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एक्सचेंज रेट ऑफ दोनों की करेंसी का एक्सचेंज रेट निकल के आ जाता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी वॉज स्टार्टेड बाय। तो जो ग्लोबलाइजेशन और हमारा LPG रिफॉर्म आया था 1991 में, तो पूछ रहा है वो कब स्टार्ट हुआ था या फिर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो PP सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो पूछ रहा है उस टाइम पे हमारे जो कंट्री के PM कौन थे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, PV नरसिम्हा राव उस टाइम पे क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे हमारे जो इकोनॉमिक्स कौन थे या फिर इकोनॉमी वाले जो मिनिस्टर होते हैं वो कौन थे हमारे, डेट इज़ मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो 1991 में LPG रिफॉर्म आया था, ठीक है। तो PM कौन थे हमारे, PV नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे, मनमोहन सिंह थे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज द 14 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम। तो आपको पता होगा कि हमारे स्टेट में प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ है। सबसे पहले आपको RBI का पता होना चाहिए कौन से टाइम पे हुआ था, फिर 14 बैंक्स को किया गया, फिर उसके बाद कुछ अदर बैंक्स को किया गया। सो ये आपको क्या होना चाहिए, डेट वगैरह पता होनी चाहिए। बैंक का नेम अगर नहीं भी आप याद रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। सो कब हुआ था ये, 15 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को, 19 ये वाला जून है, ये जुलाई है 1969, और ये 15 अगस्त 1969। तो कब हुआ था हमारा, 19 जुलाई 1969 को। 14 अदर बैंक्स जो प्राइवेट होते हैं उनका क्या होता है, नेशनलाइजेशन होता है, यानी राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। तो एक बार हम अगर देख लें तो 1 जनवरी 1949 को हमारा क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ है। लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1935 एक्ट की वजह से, ठीक है। और 1 जुलाई 1955 को फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और ये नेशनलाइजिंग इम्पीरियल बैंक, मतलब जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको नेशनलाइज करते हैं, जो क्या बनता है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है। 19 जुलाई 1969 को 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज करते हैं अंडर इंदिरा गांधी। फिर 15 अप्रैल 1980 को सेकेंड फेज़ आता है, जिसमें 6 और बैंकों का क्या किया जाता है, नेशनलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये पहले 14 थे, अब 6 और आ गए, तो कितने हो गए, 20 हो गए। और 19 जुलाई को हम बैंक नेशनलाइजेशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के नाम से भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है इतना। सो ये हमारे 14 बैंक्स हैं जो क्या हुए थे हमारे। सबसे पहला जो 69 वाला वो नेशनलाइज हुए थे, और ये जो 80 वाला अभी हमने 6 अदर बैंक्स देखा ये नेशनलाइज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के रिगार्डिंग कौन सा हमारा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द आरबीआई हैज़ राइट टू इशू ऑल करेंसी नोट्स इन द कंट्री, यानी आरबीआई क्या करता है, सारे जो करेंसी के नोट्स होते हैं, यहाँ पे इसने सिर्फ करेंसी नहीं लिखा है, इसने करेंसी नोट लिखा हुआ है। तो आपको स्टेटमेंट ध्यान से देखना होगा। क्या पता आपने पढ़ा हो कि आरबीआई क्या करता है कि 1 और 2 रुपीज़ मतलब कॉइन्स और जो 1 और 2 रुपीज़ के जो नोट होते हैं उनको इशू नहीं करता है, ठीक है। आरबीआई इज़ ऑल्सो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का भी बैंक के रोल प्ले करता है। इट इज़ ऑल्सो बैंकर टू ऑल नेशनलाइज बैंक ओनली इन द कंट्री। तो यहाँ पर ओनली लगा दिया गया है, तो एक बार इसको हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ओनली आ गया। ये सारी चीज़ें मतलब जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ जाती हैं तो उसको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होता है। फिर इट कीप्स द कैश रिजर्व एट ऑल कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, ये क्या करता है, एक कैश रिजर्व रखता है, जिसे आपने पढ़ा होगा CRR के नाम से, ठीक है। तो सारे जो बैंक्स होते हैं उनका क्या करता है, एक रिजर्व भी रखता है, ये किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। क्लियर इतना आपको आरबीआई का जो मतलब कि वर्किंग के हिसाब से है। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 एक्ट आया था 1 अप्रैल को, और इसको लाया कब गया था, 1934 में, और इस्टेब्लिश हुआ। जैसे आपको मैंने बताया कि कई हमेशा चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि आई हैं और उसी दिन क्या हो जाती हैं, इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। एंड फाउंडेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में है। नेशनलाइजेशन हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को, अभी हमने देखा। गवर्नर कौन है, हेड ऑफ आरबीआई। एंड डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं। करेंसी इशू करता है, इशू ऑल नोट्स एक्सेप्ट ₹1 के नोट्स को छोड़कर, ये सारे ही जो नोट्स होते हैं उनको क्या करता है, इशू करता है। नेक्स्ट है बैंकर टू गवर्नमेंट है, ये बैंकर टू बैंक्स होता है, यानी सारे शेड्यूल जो बैंक्स हैं उनके लिए क्या है, बैंकर है। और हमारा ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में क्या कह रहा था कि सिर्फ जो नेशनलाइज बैंक है उन्हीं के लिए क्या करता है, एज अ बैंकर ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी क्या था हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन था। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The federal structure was adopted by Constitution Assembly of India, which is false about the federal system। तो आपको पता है फेडरल सिस्टम क्या होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का क्या करना, बंटवारा करना सेंटर और स्टेट लेवल पर। सो इसमें से पूछा हमारा कौन सा गलत है। अंडर द ब्रिटिश रूल द ब्रिटिश इंडिया इवॉल्व इटसेल्फ इनटू फेडरल सिस्टम थ्रू वेरियस एक्ट्स पास 1861, 1909, 1919 या फिर 1935। तो बहुत सारे एक्ट्स की वजह से क्या होता है इसके अंदर, मतलब जो ये फेडरेशन ऑफ पावर है, यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है हमारे उसमें आता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट गो बैक टू यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो जो मतलब कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ऐसा नहीं चाहती थी कि किसी एक के ही हाथ में पावर रहे, इसलिए क्या करती है वो फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर आती है। थर्ड हमारा डाइवर्सिटी इन रीजन एथनिक, अब ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है रीजन में, एथनिसिटी में, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, इतने सारी हमारे इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है, इसलिए क्या किया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया गया है। या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 हैड प्रोविजन दैट इंडिया हैड टू अडॉप्ट फेडरल सिस्टम आफ्टर 1947। या फिर जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था उसमें प्रावधान दिया गया था कि 1947 के बाद संघीय प्रणाली या फिर फेडरल सिस्टम को इंडिया क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो थे इसके रिगार्डिंग वो सही हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। सो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट है हमारा। फिर उसके बाद 1909 में मॉले मिंटो रिफॉर्म आया था। 1919 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिससे 1935 में क्या आया था हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 1919 वाला गवर्नमेंट जो एक्ट आया था इसे हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है इतना, आप सबने पढ़ा होगा इस हिस्ट्री में। सो हमारे यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी है, रीजन, लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हम फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ये हम खुद लेकर आए थे कि हमें करना है, ठीक है, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो फेडरल स्ट्रक्चर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और ऑस्ट्रिया। तो कहाँ से लिया गया है फेडरल सिस्टम को? यूएस से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ लो कि फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि जो मतलब ज़्यादा पावर होंगी, जो हमारा सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, तो कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया है। तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लेंगे कि क्या हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर पूछा गया है या फिर फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर पूछा गया है। कंफ्यूज कर सकता है आपको। हमने यहाँ से देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं ये सारी चीज़ें, पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नमेंट रूल, उसके बाद क्या कहते हैं जो सिंगल सिटीजन है, ये सारी चीज़ें। फिर क्वाजी स्ट्रक्चर कनाडा से, यूनाइटेड स्टेट्स से फंडामेंटल राइट, जुडिशल रिव्यू, ये सारी चीज़ें ली गई हैं। और हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स भी, ये हाँ फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारी यहाँ से। ऑस्ट्रिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी लिया है। आयरलैंड से हमने DPSP जो हमारे हैं उनको लिया है, और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो लिया है। USSR यानी जो रशिया है उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल, जो हमारा और जस्टिस लिखा गया है प्रेम्बल में, वो यहीं से लिया गया है। और फ्रांस से हमने क्या लिया? पब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रांस से क्या लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ बोलिविया ड्यूरिंग द फेमस डेमोक्रेटिक मूवमेंट अकर इन 2000। तो आपको पता है बोलिविया में क्या होता है, एक वाटर स्ट्रगल होता है। तो पूछ रहा है कि उस टाइम पे वहाँ का प्रेसिडेंट कौन था? गोंजालो सांचेज, ह्यूज बंजर, या फिर जॉर्ज क्विरोजा, या फिर विक्टर पास एस्टेसोरो। तो आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा, मतलब कि आपने सिर्फ NCERT पढ़ी होगी तो उसमें छोटा सा एक पैराग्राफ के थ्रू आपको क्या कर दिया जाएगा, बोलिविया का स्ट्रगल समझा दिया जाएगा। लेकिन DPSB ने आपसे ये भी पूछ लिया कि आप बताओ उस टाइम पे वहाँ का प्रेसिडेंट कौन था, कंपनी कौन थी इन्वॉल्व थी, क्या है क्या। तो मतलब कि आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना है, जो भी पढ़ रहे हो उसे आप क्या करो, डिटेल में पढ़ो। तो ये आपको 10th क्लास के NCERT में नहीं मिलेगा। क्लियर इतना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस टाइम पे ह्यूज बंजर जो थे वो क्या थे, बोलिविया के प्रेसिडेंट थे, जिस टाइम पे 2000 वाला स्ट्रगल चल रहा था, वाटर स्ट्रगल। ठीक है, इसकी स्टोरी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखी है। ठीक है, और ये क्या है, एक टाइम लाइन के थ्रू मैंने कोशिश किया है। 1999 दिसंबर में वाटर प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो क्या मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारी MNC होती है यानी प्राइवेट कंपनी को वाटर के राइट्स दे देती है। उसके बाद क्या होता है, जैन 2000 में प्राइस क्या हो जाते हैं, हाइक हो जाते हैं। फिर उसके बाद Feb 2000 में फर्स्ट मास प्रोटेस्ट होता है। अप्रैल 4 2000 को मार्शल लॉ लगाया जाता है। 8 अप्रैल 2000 को विक्टर ह्यूज डाजा किल्ड। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। 10 अप्रैल 2000 को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था गवर्नमेंट ने वो MNC के साथ क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। आपसे अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा आपने तो उसमें कंपनी का नाम भी पूछा गया था कि किस कंपनी को क्या कहते हैं कि बेचा गया था। ठीक है, और या फिर आपसे ये भी पूछ लेता है कि कौन क्या कहते हैं, जो मास मूवमेंट का स्ट्रगल हुआ था उन्हें लीड कौन कर रहा था। तो ये थोड़े डिटेल वाले क्वेश्चन है, जो डिटेल में पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, और मैंने प्रीवियस वीडियो में ये आपको करा भी रखा है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना है। और अगर आपने एक बार देख लिया है तो उसे बार बार देखना है, सो दैट कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएँ। फिर अप्रैल में क्या होता है, लॉ 2029 क्या होता है, अमेंडमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, वाटर रिटर्न आ जाता है किसके पास, पब्लिक कंट्रोल यानी जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं उनके पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी एमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन 2018 नेपाल। तो नेपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूछ रहा कौन सी पार्टी 2008 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन सी उभरी थी। तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी, नेपाली कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML, या फिर द नेपाल मजदूर किसान। तो आपने पढ़ा होगा मोइस्ट के बारे में, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी पार्टी उभरती है। क्लियर है इतना? 10 अप्रैल
2008 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन होते हैं। 2008 लार्जेस्ट पार्टी एमर्ज होती है, कौन सी? हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसे हम मॉइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 220 सीट लेके जाती है 575 में से। 2008 से 12 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेन्योर है ये हमारा। फिर 28 मई 2008 को नेपाल डिक्लेयर हो जाता है एज ए रिपब्लिक। 2012 को फर्स्ट असेंबली क्या होती है? डिसॉल्व होती है। 2013 को सेकेंड असेंबली के इलेक्शन होते हैं। फिर सितंबर 25 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है। आपको पता होगा 2008 में आज़ाद हुए, उसके बावजूद 2015 में जाके इनका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है। किसका? नेपाल का। 69 क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज़ अ राइट इट इज़ मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। तो जो हमारा विलेज पंचायत है वो क्या है? एक अधिकार है। तो किस में इसका उल्लेख किया गया है? फंडामेंटल राइट्स में, लीगल राइट्स में, या फिर डीपीएसपीज में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी के बारे में। इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ विलेज। थोड़ा जो गार्डियन प्रिंसिपल हमने पढ़ा है ना, डीपीएसपी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें से एक बार सेक्शन होता था हमारा गार्डियन प्रिंसिपल्स पे था। तो उसमें क्या है? विलेज क्या है? मतलब कि ग्राम पंचायतों का संगठन क्या एक अधिकार है, उसमें ये मेंशन है कि इसमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। सो अगर हम देखें तो आर्टिकल कौन सा डील करता है इससे? आर्टिकल डील 40 करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से। लोकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। नेचर ऑफ आर्टिकल नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट गाइडेंस गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि इसको क्या करी जाएगी? इन्फोर्स किया ही जाएगा, लेकिन क्या है कि गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है। गार्डियन प्रिंसिपल पर आधारित है ये। इम्प्लीमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, और ये मैंने आपको कई बार बताया है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सेम ईयर 1992। शेड्यूल 2 ऐड हुए थे, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। ठीक है, एडेड हुआ था पार्ट 9 में। पार्ट 9 में क्या किया गया है? इनको ऐड किया गया है। और पर्पस क्या है? एम्पावर विलेज एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो मतलब कि विलेज को भी थोड़ा सा पावर दे दी जाए कि वो अपने रूल्स और जो मतलब कि उनको भी थोड़ा सा सेल्फ गवर्नमेंट बनाना। जैसे अभी हमने पढ़ा फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोकल लेवल गवर्नमेंट पर भी। ठीक है, हमने इसे भी अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पूछ लें यहाँ पर 73rd 74 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर सिस्टम, जैसे विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। 2 नए शेड्यूल आए थे, 11वां शेड्यूल और 12वां शेड्यूल ऐड किया गया था। वंस इन 5 ईयर मैंडेटरी इलेक्शन, 5 साल में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, या फिर इनमें से तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसमें क्या किया गया था? 3 टियर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें विलेज था, इंटरमीडिएट था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत बनाई गई थी। और ये 11वां 12वां क्या किया गया था? शेड्यूल को, यानी जो अनुसूची है उसमें ऐड किया गया था। कब आया था ये? हमारा 1992 में आया था। और कौन सा हमारा अमेंडमेंट है? 73वां 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। और हमने पार्ट में देख लिया था, पार्ट 9 में क्या किया गया था? इसको ऐड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यानी सारे ही क्या हैं हमारे? सही हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। तो फीचर क्या है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74, इन दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करके बताया गया है। कौन से पार्ट में जोड़ा गया है? पार्ट 9 में इसको जोड़ा गया, पार्ट 9A में। ठीक है, किससे डील करता है? पंचायत से। और ये किसका है? म्यूनिसिपैलिटी का। आर्टिकल कवर करता है 243 से 243O तक। और ये कौन करता है? 243P से 243ZG तक। फिर स्कोप क्षेत्र क्या है? रूरल लोकल गवर्नमेंट है हमारा, और ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। स्ट्रक्चर क्या है? 3 टियर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में इसको किया गया है। और 3 टियर इसमें जैसे नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। यहाँ पर इलेक्शन होते हैं हर 5-5 साल में। रिजर्वेशन SC ST वुमेंस को 33% दिया गया है, और इसमें भी 33% दिया गया है। इलेक्शन बॉडी कौन है हमारा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इनके इलेक्शंस नहीं करवाते हैं। ठीक है, कौन करवाता है? इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशंस बनाए गए हैं। इलेक्शन और फाइनेंस बॉडी कौन है? स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन कमीशन है हमारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावर विलेज एज सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट ही, और इसमें सिटी के जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करना। आई होप इतना आपको 73rd और 74 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके बारे में काफ़ी डिटेल से पता चल गया होगा इन दोनों के बारे में। अब अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप क्या करेंगे? गलत तो बिल्कुल नहीं करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72. फाइंड आउट द मिसमैच टाइम लॉस्ट ड्यू टू इंटरप्शन इन लोकसभा, यानी लोकसभा में व्यवधान के कारण गंवाए गए बेमेल समय का क्या करना है, पता लगाना है। फर्स्ट लोकसभा 358.43 आवर्स मिनट होता है, या फिर सेकेंड लोकसभा 144.05 आवर्स मिनट, थर्ड लोकसभा 324.01 आवर्स मिनट, या फिर फोर्थ है हमारा दैट इज़ 350.43 आवर्स मिनट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको क्या किया गया है, मिसमैच किया गया है। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक्सेप्ट, तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसमें से पूछ रहा है इनमें से किसको वो, मतलब कौन सा इलेक्शन वो नहीं कराते हैं। ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की होती है, या फिर ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो अभी हमने पढ़ा कि जो ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं इनके लिए स्टेट लेवल पर इलेक्शंस बनाए गए हैं। तो वो क्या करते हैं, इलेक्शन मतलब कमीशन बनाई गई स्टेट लेवल पर, वो क्या करती है इनके एग्ज़ाम जो इलेक्शंस होते हैं उनको क्या करती है, कंडक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देख सकते हैं आप किस तरीके से आप अगर एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हो तो कितना आपके लिए वो हेल्पफुल है। इसलिए ये मेरा मोटिव है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँ, ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ आपके अगले 4-5 क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होते जाएं। जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं इंडिया में हेडिंग बॉडी हमारे जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, बोथ हाउसेस की इलेक्शन करवाती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसकी करवाती है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन जो ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल है, अर्बन लोकल बॉडी, ये नहीं कंडक्ट कराती है। ठीक है, और अभी हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट इलेक्शन इन इंडिया, तो इनमें से कौन सा हमारा इलेक्शन के बारे में सही है। पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इलेक्शन, एंड जो पार्ट 15 है उसका रिलेशन किससे, इलेक्शन से है। आर्टिकल 324 डील करता है। फिर उसके बाद द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट शैल बी इन बेसिस ऑफ अडल्ट सरफेस, यानी लोकसभा के प्रत्येक राज्य की विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, जैसा कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आ रहे हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तीनों स्टेटमेंट है वो हमारे इलेक्शन, यानी जो चीफ इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन इन इंडिया है उसके रिगार्डिंग क्या है, हमारे सही है। ठीक है, क्लियर है इतना। पार्ट 15 क्या करता है, हमारा इलेक्शन से डील करता है, और 324 बताता है सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन ऑन बेस्ड ऑन अडल्ट सरफेस होता है, मतलब कि 18 साल से जो इनकी एज ज़्यादा है वो क्या करते हैं, वोट डाल के आते हैं। ये किस में दिया है, आर्टिकल 326 में दिया गया है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 75. हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल्स थे हमारे इंडिया में, तो 395 आर्टिकल्स थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टार्टिंग में आर्टिकल कितने थे, 395, अब 470 प्लस हैं। पार्ट्स कितने थे, 22, अब 25 पार्ट हैं। शेड्यूल कितना था, 8, अब 12 शेड्यूल है। अमेंडमेंट्स कितने हो चुके हैं, 105 प्लस हो चुका है। ठीक है, और लास्ट जो 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो कब हुआ था, 2021 में हुआ था, और इस टाइम पे तो ऑब्वियसली बात है अमेंडमेंट नहीं हुए होंगे। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 26 जनवरी से, और अभी तक क्या है ये लागू है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उस डेट को बंद करके कोई नई डेट निकालेगी कि 26 जनवरी से नहीं, अब हम नया कॉन्स्टिट्यूशन हम इस डेट से लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं ही हुआ है। क्लियर है इतना आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. द अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड, तो जैसे हमारे इंडिया में 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, जिसे हम लोकसभा राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो ये पूछ रहा है पाकिस्तान का जो अपर हाउस है, जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा तो हमारा लोअर हाउस है। पूछ रहा है कि पाकिस्तान में जो अपर हाउस है उसको किस नाम से जाना जाता है, सेनेट, नेशनल असेंबली, पीपल्स हाउस, या फिर इस्लामिक लीग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सेनेट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपने वो पॉलिटी का चैप्टर पढ़ा होगा जो तख्ता पलट होता है पाकिस्तान में, तो उसमें इसका क्या था, मेंशन
किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा हम देख लें डिफरेंस करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया में मतलब अपर हाउस पाकिस्तान में सेनेट है, इंडिया में हमारा राज्यसभा है, लोअर हाउस नेशनल असेंबली है और हमारा लोकसभा। ये भी पूछ सकता है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एस्टाब्लिश कब हुआ था? सेनेट एस्टाब्लिश हुआ था 1973 में और नेशनल असेंबली कब हुई थी? 1947 में। और हमारे दोनों ही 1992 में एस्टाब्लिश हो गए थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कौन सा डील करता है? 59 नेशनल असेंबली जो, और मतलब कि सेनेट के लिए 59 है और इसके लिए क्या है? 50 है। और हमारे राज्यसभा लोकसभा के लिए 79 से 122 तक इसका प्रावधान दिया गया है। मेंबर्स कितने होते हैं? सेनेट में 96 मेंबर होते हैं और नेशनल असेंबली में 336। हमारे राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 543। पहले आपको पता होगा 545 थे, जो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन होते थे उनको हटा दिया गया है। ठीक है, और आपको पता लगाना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इनको हटाया गया था। फिर इलेक्शन मेथड कैसे होता है? डायरेक्ट बाय नेशनल, मतलब सेनेट का इनडायरेक्ट होता है और नेशनल असेंबली का क्या होता है? डायरेक्ट होता है। यही हमारे इंडिया में भी होता है। राज्यसभा क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। टर्म कितना होता है इनका? 6 साल का होता है और इसका कितना होता है? 5 साल का। हमारे में भी सेम है, 6 साल का होता है, 5 साल का लोकसभा का होता है। और 2/3 मेंबर हर 2-2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते जाते हैं और इनका 6 साल का टेन्योर रहता है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेनेट चेयरमैन और नेशनल असेंबली स्पीकर। और राज्यसभा का हमारा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है और जो लोकसभा है उसका कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, डिसॉल्व कैसे हो सकता है? सेनेट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है और वही सेम क्या है? हमारे इंडिया में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। व्हेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब बैठी थी? 6 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को या फिर 11 दिसंबर को। तो ये आपने पॉलिटी, जो हमारी इंडियन पॉलिटी है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो पहली मीटिंग कब होती है हमारी? 9 दिसंबर को होती है। क्लियर है इतना? सो फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन आया था कब? 1946 में, जो हमें बता देता है कि हम क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग किसने करी थी? M.N. रॉय में। फिर ऑफिशियली मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा 1935 में। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग होती है हमारी 9 दिसंबर 1946 को। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, क्योंकि ये क्या थे? हमारे ओल्डेस्ट मेंबर थे। फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनते हैं? 11 दिसंबर को, जब सेकेंड मीटिंग होती है। पहले 9 को हुई, फिर 11 को हुई, फिर 13 को हुई। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो बाद में क्या बनता है? हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रेम्बल बनता है। तो पूछा जाता है आपसे कि जो प्रेम्बल है वो किससे रिलेटेड है, फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था, या फिर किस डेट को लाया गया था। क्लियर है? ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म होती है 19 अगस्त 1947 को। और B.R. अम्बेडकर कौन थे? इस ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? हेड थे। और इनके मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी में B.R. अम्बेडकर के अलावा भी 6 और मेंबर्स थे, वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जाता है। और एक चीज़ ये और कि 2 मेंबर्स को रिप्लेस भी किया गया था। एक की डेथ हो जाती है और एक ये होता है बीमार हो गए थे, तो उन दोनों को रिप्लेस करके कौन 2 नए मेंबर आए थे? आपको पता है, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर में आपको करवाया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर टोटल मेंबर्स कितने थे? 389, जो कितने बनते हैं लास्ट में? 299, क्योंकि जो 90 सीट्स होती हैं वो क्या होते हैं? जब पाकिस्तान अलग होता है हमसे तो 90 सीट्स कहाँ चली जाती हैं? पाकिस्तान में चली जाती हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? प्रोविंस करते हैं, प्रिंसली स्टेट करते हैं, माइनॉरिटीज़ और ब्रिटिश इंडिया करते हैं इसका। मीटिंग वेन्यू क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, ना सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट है हमारा। फिर ड्यूरेशन कितना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। टोटल सेशंस कितने हुए थे? 11 सेशन हुए थे, 165 डेज़ की सिटिंग हुई थी। अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हमने करा था 26 नवंबर 1949 को और इन्फोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आपको पता है ना, क्वेश्चन आया था कि कब अडॉप्ट किया था, तो आप अडॉप्ट में कंफ्यूज हो सकते हो कि 26 जनवरी भी ऑप्शन में दिया था, लेकिन कब अडॉप्ट किया गया था हमारा? डेट इज़ 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन क्या होता है? बनकर तैयार हो गया था। क्लियर है आपको इतना?
इससे हटके और क्वेश्चंस नहीं आएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय, तो जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो किसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे? द नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। वाइसरॉय इंडिया ने करा था, या फिर प्रोविजंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के द्वारा, या फिर प्रोविंशियल असेंबली यानी जो प्रांतीय सभाएं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रांतीय असेंबली जो थी उनके द्वारा जो मेंबर्स थे उनको क्या किया गया था? इलेक्ट किया गया था। क्लियर है? तो मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि ऐसा कोई वोट नहीं डाला गया था कि किस किस को इलेक्ट करना चाहिए। और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इनके द्वारा किया गया था, चुने गए थे बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था हमारा कब? 1946 में आया था। चलें आगे। 79, द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, या फिर महात्मा गांधी। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसको प्रिसाइड करा था, कौन इसके चेयरमैन थे? तो हमने पढ़ा था सबसे पहले सच्चिदानंद सन्याल थे, लेकिन वो क्या थे? वो टेम्परेरी थे, वो परमानेंट नहीं थे। उनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, लेकिन जो परमानेंट बने वही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जम्मू एंड कश्मीर इज़ ओनली स्टेट विच वॉज अलाउड टू अडॉप्ट एंड फ्रेम सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, तो जम्मू कश्मीर ही ऐसा एकमात्र राज्य था जिसे अलग राज्य संविधान को अपनाने और बनाने की अनुमति दी गई थी। और वो क्यों दी गई थी? क्योंकि इंडियन इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट हैज़ बीन मैटर ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्सर्न, यानी राज्य का भारतीय एकीकरण संयुक्त राष्ट्र की चिंता का विषय रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑफर्ड स्पेशल स्टेटस 370 दिया था, इसलिए ड्यू टू हिस्टोरिकल रीज़न ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विच अलाउड द स्टेट, क्योंकि हमने उन्हें इंस्ट्रूमेंट एसेशन दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, राज्य को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति हमने पहले दी थी। क्या एक हमारा ऐतिहासिक कारण है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी, तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सही हैं। अभी 370 को हटाया गया था, आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में भी था ये। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम आज़ाद हुए थे तो आपको पता है कि बहुत सारे प्रिंसेस स्टेट थे, तो उस टाइम पर मतलब कि सब जो इंडिया और पाकिस्तान जो सेपरेट हुए थे तो वो क्या कर रहे थे, प्रिंसली स्टेट्स को अपने कंट्री में मिलाना चाहते थे। तो जम्मू कश्मीर को दोनों तरफ से फ़ायदा जहाँ पे ज़्यादा मिलता वो क्या होता वहाँ पर मिलता। तो इस वजह से क्या किया गया था, उसे स्पेशल राइट्स दिए गए थे कुछ, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81, द कॉमनवेल्थ नेशन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इज़ एन इंटर-गवर्नमेंटल organization that are mostly formal territories of British colony. Which of the following impact is incorrect about relation of Britain and India after enforcement of Indian Constitution? तो एक बार आपको होगा कि जो कॉमनवेल्थ, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रमंडल, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के बारे में पूछा है। अंतर सरकारी संगठन है ये, मतलब कॉमनवेल्थ वो होता है, कॉमनवेल्थ नेशंस वो होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश की क्या थी, कॉलोनीज थी। तो इनका क्या बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, ठीक है। ये आई होप इसमें क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। विच ऑफ द टेरिटरी ब्रिटिश कॉलोनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट इज इनकरेक्ट, यहाँ पर क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। तो देखते हैं, द क्राउन ऑफ इंग्लैंड सीज टू हैव एनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी ओवर, तो इनको क्या कर दिया गया कि अब कोई अथॉरिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया हैव टू एनी एलिगेशन, मतलब मतलब कि इंडिया के पास कोई एलिगेशन नहीं है कि वो क्या करे कि ब्रिटिशर्स को अभी भी उनको सुपर पावर माने, ठीक है। इंडिया रिमेन्ड एज ए मेंबर, मतलब वो कॉमनवेल्थ का मेंबर है, बट इसके पास मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई अपना सिंबल या फिर जो मेन रूरल है उनको माने। डी है कि इंडिया को क्या किए गए थे, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, बट ऐसा क्यों ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। बाकी जो भी हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बाकी तीनों मतलब कि इसमें पूछा गया है
कि आपको पता है कि इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 को, ये पार्ट है हमारे कॉमनवेल्थ नेशन का। क्यों? क्योंकि इंडिया भी क्या रहा है, कॉलोनी रहा है किसका, ब्रिटेन का। लेकिन हमने कभी भी उनके जो किंग को अपना किंग नहीं माना, क्वीन को अपना किंग नहीं माना, हम प्रॉपर तरीके से क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हिंदी में भी था, मैंने आपको दिखाया था। सो व्हाट इज़ इट, तो क्या है ये, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 56 मेंबर कंट्री, मोस्टली फॉर्म ऑफ जो ब्रिटिश की कॉलोनीज़ हैं वो मोस्टली इसको क्या करती हैं, ज्वाइन किए हैं। फाउंड हुआ था 1931 में। कहाँ पर हुआ था, स्टेट ऑफ वेस्टमिंस्टर में। पर्पस क्या था, प्रमोट डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, पीस एंड कॉपरेशन ने लोकतंत्र, विकास, शांति, सहयोग को बढ़ावा देना। सिंबॉलिक हेड कौन है, ब्रिटिश मोनार्क, करंटली किंग चार्ल्स थर्ड इस सेरेमोनियल हेड होते हैं। इंडियाज रूल, इंडिया बिकम मेंबर इन 1947 एंड कंटिन्यू आफ्टर बिकमिंग रिपब्लिक इन 1950। ठीक है, कंटिन्यू करता है जब रिपब्लिक बन जाता है उसके बाद भी। लेकिन आपको पता होगा कि जो हमारा यूके है उसमें वो रिपब्लिक स्टेट नहीं है। रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि हमारा जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। ठीक है। और मोनार्क मतलब क्या होता है कि जो हेड होता है वो हेरिडिटी होता है। तो हम 1950 में रिपब्लिक बने, बट स्टिल हम क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ जो हमारा नेशन है उसके हम पार्ट हैं। ठीक है। तो आई होप इतना को क्लियर होगा। दो तरीके की डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं, रिपब्लिक डेमोक्रेसी और एक मोनार्कियल डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है हमारा, रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, और जो ब्रिटेन है वो क्या है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो क्या होता है, इलेक्टेड नहीं होता है बल्कि हेरिडिटी होता है। ठीक है। तो किंग क्वीन ये सारे सिस्टम चलते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं, और ना ही हमने जो यूएस के किंग क्वीन है उनको अपना किंग और क्वीन माना है। हम अपने अलग हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया है कि हम क्या हैं, रिपब्लिक हैं। फिर स्पेशल प्रोविज़न, आर्टिकल 366 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कॉमनवेल्थ मेंबर विदाउट एलिगेशन। तो ठीक है, हम इसका पार्ट में, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पावर ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछ रहा है कि किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए लॉज बना सकता है। पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉ होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें भी सेम ही है हमारा, दैट इज आई गेस ऑप्शन ये दोनों सेम ही हो गए। थर्ड देखते हैं, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉज with respect to any matter enumerate in concurrent list और state list। तो जो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पावर मेक लॉज रिस्पेक्ट, तो ये इन मैटर्स पर है। फिर अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन ग्राउंड दैट वुड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन पे बनाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं, डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वो क्या है, हमसे क्या पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, फाइंड आउट इनकरेक्ट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इनकरेक्ट फीचर पूछ रहा है इंडियन पार्लियामेंट का। इट इज़ बाई कैरिमल लेजिस्लेचर, ये बाई कैरिमल लेजिस्लेचर है। इट इज़ अ नेशनल लेवल डिब्यूट फोरम है, या इट प्लेज अ रोल ऑफ एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इशू ऑफ स्टेट, यानी राज्य के सरकारी कार्यकलापों के मुद्दों के संबंध में सूचना के लिए अंग की भूमिका निभाता है। या फिर प्रेसिडेंट कुड मेक लॉज विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो लॉज बना सकते हैं और वो पार्लियामेंट से क्या कर सकते हैं, कंसेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कुछ भी लॉज बनाना है तो प्रेसिडेंट को क्या करना होता है, अपने मेंबर जो होते हैं उनसे पूछना पड़ता है। हम पढ़ा था ना कि एक प्रॉपर मेंबर्स होते हैं, टीम होती है जो क्या करती है, जो पार्लियामेंट मतलब सजेशंस देती है किसको, हमारे प्रेसिडेंट को। तो क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पार्लियामेंट विच आर द फॉलोइंग मिस इंटर रिलेटेड। कौन सा क्या है हमारा गलत है। अडजॉर्नमेंट इज़ पोस्टपोनमेंट ऑफ सिटिंग, मतलब अडजॉर्नमेंट मतलब होता है कि सिटिंग को पोस्टपोन कर दिया।
प्रोरोगेशन होता है टर्मिनेशन ऑफ सेशन, टर्मिनेट ही कर दिया गया। डिसोल्यूशन हाउस मीन्स एंड ऑफ लाइफ ऑफ द लोकसभा, यानी जो लोकसभा की वो है उसको ही क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो प्रोरोगेशन होता है उसका मतलब टर्मिनेशन ऑफ सेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो जो हमारा एडजॉर्नमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी के लिए सस्पेंड कर सकते हैं जो सिटिंग है, किसके द्वारा, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा, इसके चेयरमैन और स्पीकर, तो मतलब कुछ टाइम के लिए इसको क्या कर सकते हैं, इस पर रोक लगा सकते हैं। और प्रोरोगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ सेशन बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ना कि जो स्पीकर होता है उसके द्वारा। क्लियर। डिसोल्यूशन मतलब सही हो कि लोकसभा की जो लाइफ है उसको हटा दिया गया। ठीक है, और नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं आंसर, क्यों, क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया है। 85 द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज मेंशन इन आर्टिकल, यानी जुडिशरी को किससे किया गया है, एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया है, तो किस में मेंशन नहीं है, आर्टिकल 48, 49, 50 या फिर 51, तो किस में मेंशन नहीं है, आर्टिकल 50 में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया है। सो 48 आर्टिकल क्या बताता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को बताता है। प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स 49 में है। 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और 51 में प्रमोशन ऑफ इंटर रिलेशन पीस एंड सिक्योरिटी, यानी हमें क्या करना है, पीस और सिक्योरिटी को आपस में बनाकर रखना है। 86 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 हु शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो हमारा किस में दिया गया है, आर्टिकल 14 में दिया गया। जब आप आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और सबको क्या दिया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो कौन मना नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर, हिज कैबिनेट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर द स्टेट, तो कौन मना नहीं कर सकता, स्टेट मना नहीं कर सकता। और आपको पता है स्टेट मतलब कोई राज्य से नहीं, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट किया गया है स्टेट के द्वारा। ठीक है, मतलब पूरी कंट्री को यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, स्टेट बोल दिया गया है, कोई सी स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो स्टेट को किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ऑल स्टेचुरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जुडिशली व्हेन परफॉर्मिंग नॉन जुडिशली। तो आर्टिकल 4 जो फंडामेंटल राइट है हमारा पार्ट 3 में दिया गया है, जिसका जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कौन मना नहीं कर सकता, स्टेट। स्टेट में सारी चीज़ें क्या हैं, इंक्लूडेड हैं, यानी कोई भी मना नहीं कर सकता। 87 विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइम सोर्स ऑफ पावर ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन सा प्राइम सोर्स है, पार्ट 3, 4, पार्ट 6, 5 या फिर 7। तो आपको पता होगा प्राइम सोर्स कौन है, हमारा पार्ट 3, डेट इज जो जिसमें क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, पार्ट्स हैं, इनको एक बार हम देख लें। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकेंड है हमारा सिटीजनशिप, थर्ड है हमारा फंडामेंटल राइट्स, 4 है हमारा, एक मिनट लेट मी जूम इट सो दैट आपको क्या हो जाए, ईजिली दिख सके। सो इसमें क्या है, अमेंडमेंट्स भी दिए गए हैं। सो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि मैं पूरी पीपीटी, जैसे मेरा क्वेश्चन अभी आज लास्ट वीडियो है, जैसे ये क्या कहते हैं सेशन ख़त्म होगा वैसे मैं क्या करूँगी, पीपीटी आपको दे दूँगी, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आराम से देख लेंगे। बस मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें बता रही हूँ। तो हमारा थर्ड के बारे में बात की गई थी, जिसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, 4 में DPSPs हैं, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। यहाँ पर हमारे अमेंडमेंट्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, सो पीपीटी मिल जाएगी, आप इसको क्या करेंगे, एक बार अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द आर्टिकल एंड दिस प्रोविज़न इज मिसमैच। तो कौन सा आर्टिकल उसका प्रोविज़न मिसमैच है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, तो मतलब कि 23 क्या करता है, मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिरोध लगाता है। 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस। 26 फ्रीडम एज टू पे
मेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, या फिर आर्टिकल 29 क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। सो फंडामेंटल राइट्स को एक बार आप अच्छे से देख के ज़रूर चले जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि जो 26 है उसका रिलेशन किससे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या कर रखा है, सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको भी मैंने ऐड कर दिया है, पीपीटी मिल जाएगी। रिलीजियस डिमोनेशन राइट्स इसमें दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 26 में, ना कि इसका कोई टैक्स वगैरह से लेना देना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारे फंडामेंटल राइट्स को भी ऐड कर दिया है। जब आपको पीपीटी मिलेगी तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो टैक्स का प्रावधान आप देख सकते हैं आर्टिकल 27 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इनकरेक्ट इंक्लूजन इन पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा इनकरेक्ट है, आपको पता है आर्टिकल 21 में दिया गया है ये, जिसे हम राइट टू लाइफ भी बोलते हैं। तो राइट टू शेल्टर, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, या फिर राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 1996 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता निम्नलिखित में से कौन सा हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पर राइट को जो हमारा अधिकार है उसको इसने सही कह दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गलत है। तो राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन प्राइवेट, ये क्या है हमारा, गलत है। क्लियर है इतना। सो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 90, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव द एनी कोर्ट और एन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल एजेंसी। तो आपको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, लेकिन अगर जैसे इमरजेंसी लगती है तो उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। क्लियर है इतना। तो उसमें से पूछ रहा है कि ये कौन से आर्टिकल में, मतलब कौन सा इसमें क्या कहते हैं, कौन सा इमरजेंसी में ये बोला गया है। सो 352 की, 356, 359 या फिर 360। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो 359 में बोला गया है कि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। एक बार आप इमरजेंसी के बारे में भी ज़रूर पढ़ लेंगे, जो हमारा इमरजेंसी किस किस टाइम पे लगी थी और कौन कौन से हमारे आर्टिकल डील करते हैं, लाइक 52, 56 और 60। ऐसे 4 करके आप याद कर लो, क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपका पेपर पूछा जाएगा, क्योंकि PYQ बेस्ड पेपर रहता है। और आप देख सकते हैं हमें एक आइडिया मिल गया है, ऐसे ही आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।